भी उत्तर पश्चिम भारत की एक जाति थी, सिकंदर वाले आक्रमणों के बाद में अपने नीचे की तरफ उतर के आई थी, गंगानगर और हनुमानगढ़ वाले इलाके में। ये क्षेत्र याद रखना है इनके, सीधे सीधे कोई उठा के पूछ लेंगे। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ वाले इलाके के अंदर ये लोग रहा करते थे। और इनकी जानकारी तो हम बाद में पढ़ेंगे। गुजरात के अंदर एक राजा हुआ था, शक वंश का एक राजा था, शक वंश का एक राजा हुआ था रुद्रदामन, और वो गुजरात में एक जगह पड़ती है जूनागढ़। जूनागढ़ कहते हैं उसको, गिरनार भी कहते हैं। वहां पर एक अभिलेख लगवाता है और उस अभिलेख में वो इनकी जानकारियां, युद्धों की जानकारियां देता है। वो कहता है कि युद्ध हुए जो क्षत्रियों में वीर है, तो इनकी खूब तारीफें करता है कि ये क्षत्रियों में वीर है, इन्होंने कुषाणों को हरा दिया। कि कुषाण जो ऊपर पंजाब की तरफ एक मध्य एशिया से एक नई जाति आ गई थी अपने कुषाण, उनको हराने का काम भी इन्होंने किया है। तो रुद्रदामन जूनागढ़ वाले अभिलेख में लिखता है कि क्षत्रियों में वीर के समान योद्धे जिन्होंने कुषाणों को हरा दिया है, उनको मैं हरा रहा हूं। तो पहले दुश्मन की तारीफ करता है, बाद में लास्ट में एक लाइन में लिख देता है कि इनको मैंने हरा दिया। एक आदमी खुद की खुद तारीफ करे तो अजीब सा लगता है कि मैं ये हूं, मैं ये हूं। इसने पहले कहा कि ये देखो योद्धे जो है ये बहुत शक्तिशाली है भाई, ये क्षत्रियों में वीर के समान है, योद्धे हैं जिन्होंने कुषाणों को भारत में आगे नहीं बढ़ने दिया, छोटी मोटी चीज नहीं है। फिर एक लाइन में धीरे से नीचे लिखा मैंने इनको हराया। तो ये जो जानकारी है रुद्रदामन अपने जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख के अंदर देता है। आप एंशिएंट पढ़ोगे तब और पढ़ोगे कि जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, यहाँ पर एक सुदर्शन झील है, तो सुदर्शन झील की जानकारी देने के लिए अभिलेख वगैरह लगवाए गए थे। आप पढ़ोगे कि यहाँ पे अशोक का अभिलेख भी हमें मिलता है, तो वो कई बातें आपको यहाँ से पता चलेगी। स्कंदगुप्त नाम का गुप्त राजा हुआ था, उसका अभिलेख भी यहाँ से मिलता है। तो ये जूनागढ़ गिरनार बहुत महत्वपूर्ण जगह है। शक राजा रुद्रदामन का अभिलेख है, युद्ध जनपद। तो तीन तो बड़े वाले याद रखना आपने, कौन कौन से? तो मत्स्य, कुरु और सूरसेन, तीन ये थोड़े छोटे छोटे और जनपद, इनकी बातें भी थोड़ी ध्यान रखना। योद्धियों के बारे में कहा जाता है कि इन्हीं का ये बाद में नाम अपभ्रंश होता होता जोइया बन गए थे ये, और कालांतर में अपने इस एरिया के अंदर जोइया राजपूत रहा करते थे। हालांकि अब तो कोई गिने चुने से ही मिलते हैं, कहते हैं ज्यादातर ने बाद में इस्लाम वगैरह स्वीकार कर लिया था, योद्धे जो भी रहे होंगे उन्होंने, पर फिर भी वो जो जोइया थे, तो जोइयों को इन योद्धियों का ही वंशज माना जाता है। योद्धे जनपद थोड़ा सा याद रखें। दो तीन छोटे छोटे से और मैं बता दूं आपको। एक अर्जुनायन जनपद, और एक आपके हो जाएगा ये कल सालवा में बता ही रहा था आपको, और एक जनपद को राजन ने। अर्जुनायन के लिए तो ये कहा जाता है कि अर्जुन के वंशजों का जनपद था, और शुरुआत के अंदर अलवर भरतपुर वाले इलाके के अंदर था। पर बाद में हम कहते हैं कि इनके कुछ वंशज सिक्कर में भी आगे बस गए थे। सिक्कर में जो तोरावाटी वाला इलाका है बेसिकली, जिसको हम तोरावाटी कहते हैं, कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र वाला जो इलाका है, कि तंवर राजपूत यहाँ पर थे। तंवर राजपूतों की वजह से वो तंवरावाटी थी, तंवरावाटी का तोरावाटी बन गया। उन तंवरों या के लिए कहा जाता है कि वो अर्जुन के वंशज थे, तो वो जहां पर गए वो भी अर्जुनायन है। पर बेसिकली शुरुआत में लोग अलवर भरतपुर के आसपास में, मथुरा के आसपास वाले इलाके से इनके सिक्के वगैरह भी हमें प्राप्त होते हैं। पर राजस्थान में ये जानकारी। सालवों के बारे में कल मैंने आपको बता दिया था, ये जनपद अलवर में था और अपने अस्पष्ट सीमा को लेकर मत्स्य जनपद से लड़ाइयां करता रहता था। राजन ने जनपद भरतपुर के अंदर हुआ करता था, ये जनपद भरतपुर में था। तो बेसिकली जनपदों के बारे में जो अपने पास में बड़ी बड़ी सी जानकारियां, वो इतनी जानकारियां। कल तीन बड़े वाले मैंने बता दिए थे, आज ये थोड़े से मालव और सीवी के बारे में थोड़ी और बातें ध्यान रखना, बाकी की थोड़ी थोड़ी बातें मैंने आपको बता दी। इसके बाद में अगला काल आ जाता अपना मौर्य काल। मौर्य काल का अपने को जो एक अभिलेख अभिलेख क्या, एक जो मुख्य सेंटर प्राप्त होता है, वो सेंटर है बेराट। अब जयपुर में जो पड़ता है, जिसको आज आप विराट नगर कहते हो, जयपुर के अंदर जगह है। इसकी देखो कुछ बातें तो मैं आपको बता चुका था। मत्स्य जनपद जब मैंने पढ़ाया तो विराट नगर राजधानी थी। कल मैंने कई राजा विराट से संबंधित बातें मैंने बता दी। अपने मौर्य काल की बात करें तो वो है कि यहां से अपने को अशोक के अभिलेख प्राप्त होते हैं। यहां से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं अपने को। 1837 में कैप्टन बर्ट नाम का एक बंदा था, उसने यह अभिलेख यहां से खोजे थे।
कैप्टन बर्ट को ये अभिलेख मिले थे। कहते कैप्टन बर्ट एक मुख्य, दो अभिलेख है बेसिकली यहाँ पे, पर सबसे मुख्य एक अभिलेख है, दूसरे वाले में तिथि को ज्यादा जानकारियां नहीं है, एक में ज्यादा अच्छी जानकारी है। दो अभिलेख मिले, एक अभिलेख मिला बीजक की पहाड़ी से कैप्टन बर्ट को, दूसरा अभिलेख मिला वो मिला भीमसेन पहाड़ी से। बीजक पहाड़ी से जो अभिलेख मिला उसका नाम है भाबरू अभिलेख। कहते हैं कैप्टन बर्ट फौज का अधिकारी था, इसने वो बेराट से अभिलेख लिया और बेराट से अभिलेख लेने के बाद इनका कैंप भाबरू नाम के गांव में 3 दिन तक बैठा रहा था, इसलिए वो अभिलेख इसने भाबरू में रखा, इसलिए उसका नाम भाबरू अभिलेख पड़ गया। बाकी उसका भाबरू से कोई लेना देना नहीं, भाबरू अलग गांव है, वो बेराट से मिला है और बीजक डूंगरी से वो मिला। बाद में कलकत्ता म्यूजियम में इसको भेज दिया गया था, इसलिए इस अभिलेख का एक और नाम बेराट कलकत्ता अभिलेख है। ये अच्छा अभिलेख है। इधर भीमसेन वाली से भी एक बेराट अभिलेख मिला, इसमें तो कोई ज्यादा जानकारियां है नहीं, ये तो मत याद करना भले, इसको भी बेराट अभिलेख ही बोलते हैं। पर दो अभिलेख मिले, इतना थोड़ा सा अपने को याद रहे। ये थोड़ा याद रखना कि बीजक पहाड़ी पे भाबरू अभिलेख किसको मिला, तो कैप्टन बर्ट को मिला। और कब मिला, तो 1837 के अंदर मिला। और इस अभिलेख के अंदर अशोक 2-3 बातें कहता है। एक तो अशोक इसके अंदर कहता है कि मैं मगध का राजा हूं, तो अशोक को इसमें मगध का राजा लिखा गया, क्यों घोषणा करता है कि मैं मगध का राजा हूं। इसी अभिलेख के अंदर अशोक लिखता है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। बुद्ध की शरण में जाओ, संघ की शरण में जाओ, धम्म की शरण में जाओ। भगवान बुद्ध की जो कोचिंग थी उसका नाम ही संघ था। धम्म, अशोक ने एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया था, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसकी जो आचार संहिता थी, नैतिक संहिता थी, उसको धम्म कहा जाता है। वो कहता है भगवान बुद्ध को फॉलो करो, मतलब बौद्ध धर्म को फॉलो करो, उनकी कोचिंग संघ को ज्वाइन कर लो, और धम्म जो मैं चला संगम शरणम गच्छामि वाली जो लाइनें हैं ये आपको यहीं से प्राप्त होती है, इस बेराट वाले अभिलेख से प्राप्त होती है, जिसको हम भाबरू अभिलेख के नाम से जानते हैं, जो कि बीजक पहाड़ी पर 1837 में कैप्टन बर्ट को प्राप्त हुआ था। इसी अभिलेख के अंदर 7 बौद्ध ग्रंथों के नाम लिखे हुए, नाम तक बताए हुए। इसने बताया है कि साहब कौन कौन से नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, वरना तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो 7 अभिलेख वहां से अपने को प्राप्त होते हैं, और सॉरी इस अभिलेख में 7 बौद्ध ग्रंथों के नाम प्राप्त होते हैं। तो सिलेबस और समझाया भाई ने कि क्या पढ़ना चाहिए आपको, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो एक तो अशोक के अभिलेख मिले, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। यहाँ से 2 अभिलेख मिले अशोक के, जिनमें एक अभिलेख अपना महत्वपूर्ण है भाबरू अभिलेख, वो बीजक की पहाड़ी से मिला। एक और अभिलेख मिला जो भीमसेन की पहाड़ी, उसमें अशोक सिंपल सा कहता है कि मैंने धम्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, और बाकी लोगों को भी धम्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। कब मैंने किया, क्या किया, उस सारे टाइम के बारे में बताता है। धम्म मतलब उसकी जो आचार संहिता है, तो धम्म के प्रचार प्रसार की जानकारी देता है। मैं फिर चाहूंगा कि आपको यदि टाइम मिले तो अभिलेख वाली सीरीज के अंदर इसके बारे में भी खूब बातें बताई हुई। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ही बातें, पर उस टाइम में जब यूट्यूब पे पढ़ा रहा था तो मैं खूब सारी बातें इधर उधर की दूसरी भी बता दी मैंने। तो आप चाहो तो वहां पर भी इन बेराट वाले अभिलेख के बारे में भी मैंने विस्तार से खूब सारी बातें बताई। किसी का ज्यादा इंटरेस्ट हो तो वो भी सुन लेना आपने भले। तो एक तो बेराट में अशोक वाले अभिलेख की सीधी सीधी सी ये बात, 2 बातें याद रखनी। मगध का राजा कहा गया, बुद्ध संघ और धम्म में अपनी निष्ठा व्यक्त करता है, 7 बौद्ध ग्रंथों की जानकारी देता है। अब जब ये 1837 में यहाँ पर मिला, तो आप यदि राजा महाराजा चेक करेंगे तो उस समय अपने राम सिंह सेकंड अपने यहाँ पे राजा हुआ करते थे जयपुर में। जयपुर के अंदर आता था, तो राम सिंह सेकंड ने कहा यार ये गोरे यहाँ से ठीक उखाड़ उखाड़ के लेके जा रहे हैं, अपने भी पता लगाओ कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। तो राम सिंह, जयपुर के राजा जो राम सिंह सेकंड थे, उन्होंने भी यहाँ पर उत्खनन करवाया था। उनके टाइम में यहाँ पर उत्खनन करवाया गया, और जब उत्खनन करवाया गया तो यहाँ पर एक सोने की छोटी सी संदूक मिली, स्वर्ण मंजूसा। मंजूसा मतलब संदूक, और उसके अंदर यू राख सी है, और ऐसा कहा जाता है कि शायद भगवान बुद्ध के अवशेष है, रेमनेंट्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। और ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध के मरने के बाद में उनके जो राख थी, उसके जो अवशेष थे, उनको अलग अलग स्थानों पर ले जाकर रखा गया था। अलग अलग स्थानों पर ले जाके स्तूपों के अंदर उसको वहां पे जमाया गया था, लोग उनकी पूजा किया करते थे। तो बेराट भी बौद्ध धर्म का एक मुख्य केंद्र था। इसीलिए अशोक जो अपना है वो यहाँ पर अभिलेख लगवा रहा है बौद्धों को इम्प्रेस करने के लिए, और वो कहता देखो मैं भी आपके बुद्ध भगवान को कितना मानता हूँ, और इसीलिए यहाँ पर स्तूप वगैरह रहा होगा जिसके अंदर भगवान बुद्ध के अवशेष रहे होंगे। ऐसी एक बात कही जाती है कि वो स्वर्ण मंजूषा यहाँ पर मिली थी। गौरव ने करवाया 1936 में, दयाराम साहनी अपने यहाँ पर उत्खनन करते हैं बाद में।
जब सिंधुगढ़ सभ्यता की खोज हो गई थी उसके बाद कहा भाई यहाँ और पता लगाया जाए, तो दयाराम साहनी ने यहाँ पर उत्खनन किया था। और ज्यादा चीज तो कोई मिली नहीं मिली, पर एक तो पहाड़ियां, पहाड़ियों में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, जो वो जब आप लिखा हुआ देखोगे तो ऐसे लगेगा जैसे शंख जो होता है, शंख जो बजाया जाता है अपने, तो शंख की आकृति में लोग लिखा करते थे, तो यहां से शंख लिपि प्राप्त होती है। तो कोई आपसे सिंपल सा पूछेगा कि बेराट की लिपि को क्या कहा गया है, तो उसे शंख लिपि कहा गया है। एक यहाँ के वो जो चट्टाने हैं उनके अंदर हमें खूब सारे चित्र मिले, शैल चित्र, रॉक पेंटिंग्स, खूब सारी रॉक पेंटिंग्स भी हमें है यहाँ से प्राप्त होती है। तो बेराट के बारे में ये बातें भी याद रखना भाई। एक तो बेराट में अशोक वाले अभिलेख मिले हैं, 2 अभिलेख अपने को, एक तो बीजक पहाड़ी से, एक भीमसेन की पहाड़ी से, उसको भाबरू अभिलेख कहा जाता है, बेराट कलकत्ता अभिलेख भी कहा जाता है क्योंकि बाद में कलकत्ता भेज दिया था उसको। एक बेराट अभिलेख और है दूसरा, उसमें तो धम्म की बातें करता है, इधर वाले में वो कहता है कि बुद्ध, संघ और धम्म तीनों में मैं विश्वास रखता हूँ, और 7 बौद्ध ग्रंथों की जानकारी देता है, खुद को मगध का राजा बताता है वो। तो थोड़ी बातें याद रख लेना। और राम सिंह सैनी ने उत्खनन करवाया, एक स्वर्ण मंजूषा मिली जिसमें शायद भगवान बुद्ध के अवशेष रहे हुए होंगे। 1936 में दयाराम साहनी ने उत्खनन किया था। यहाँ की जो लिपि है उसको शंख लिपि कहा गया है। यहाँ की चट्टानों में हमें चित्र मिले तो रॉक पेंटिंग्स प्राप्त होती। यहाँ पर वो एक बंदा आगे गया था, हवेनसांग, चीनी यात्री था हवेनसांग। तो हवेनसांग ने बेराट की यात्रा की थी। और वो इसका नाम और बताता अपने चाइनीज लैंग्वेज, पी लो ये ते लो, वो कहता है इसका नाम है ये पी लो ये ते लो। चाइनीज लैंग्वेज के अंदर उसने अपने बेराट का जो भी नाम लिखा। 634 के आसपास में वो बेराट की यात्रा करता है। और वो कहता है किसी टाइम में यहां बौद्धों के 8 मंदिर थे, 8 बौद्ध मंदिर थे। और वो कहता है कि बाद में इनको तोड़ दिया था, हुणों के एक राजा ने तोड़ दिया था। हुणों का वो राजा था मिहिरकुल। कि मिहिरकुल ने बाद में इनको तोड़ दिया था, ऐसा वो कह के गया। मिहिरकुल हुण था, हुण बौद्धों के शत्रु हुए, भगवान शिव के भक्त हुआ करते थे, तो हो सकता है मिहिरकुल ने ये कांड कर दिया, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं। तो ये हवेनसांग की भी थोड़ी सी जानकारी है। बेराट की यात्रा की थी 634 के आसपास में। पी लो ये ते लो अपनी चाइनीज लैंग्वेज के अंदर वो इसको लिखता है ऐसा। 8 बौद्ध मंदिरों की उपस्थिति बताता है यहाँ पर वो। और वो कहता है कि हुण राजा मिहिरकुल ने बाद में इनको तोड़ दिया था क्योंकि वो बौद्धों के शत्रु थे। मौर्य, बेराट के बारे में तो लंबी बातें मिलती है अपने को कि बेराट के मौर्यों के टाइम से जानकारी मिलने लगती है। हवेनसांग बहुत बाद में आया था, हर्षवर्धन के शासन काल में आया था, वहां तक की अपने को जानकारी बेराट से कुछ ना कुछ मिल जाती है। पर चूंकि हम तो अभी मौर्य काल पढ़ रहे हैं, तो मौर्य काल तो खत्म हो गया, कभी का कभी खत्म हो जाता है। 185 BC के आसपास ही मौर्य काल खत्म हो जाता है। पर मौर्यों के बारे में अपने राजस्थान में थोड़ी जानकारियां और मिलती है अपने को। जैसे तो मौर्यों के बारे में एक जानकारी यह है कि किसी चित्रांग मौर्य नाम के राजा ने अपने चित्तौड़ का किला बनवाया था। चित्रांग मौर्य ने चित्तौड़ किले का निर्माण करवाया था। और चित्रांग के नाम पर इसका नाम चित्रकूट हुआ करता था, इसे चित्रकूट दुर्ग कहते थे। यह भी है कि उसने यहां पर एक तालाब बनवाया था और उस तालाब का नाम था चतरंग, चतरंग पौंड बनाया था। ये जितनी भी जानकारी है हमें इसके बारे में, ये एक बुक से मिली है, कुमारपाल प्रबंध। कुमारपाल प्रबंध नाम की किताब है, उससे ये जानकारी मिलती है। कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्रांग मौर्य ने चित्तौड़ का किला बनाया था, इसे चित्रकूट दुर्ग कहा जाता है, और इसने चतरंग तालाब की वहां पर स्थापना की थी। हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि बापा रावल ने मान मौर्य को हराकर ये किला जीता था यहां पर। इसका मतलब मौर्यों का कोई ना कोई लेना देना तो रहा होगा। तो उस मान मौर्य का एक अभिलेख मिला हमें, मानसरोवर, चित्तौड़ के पास में एक जगह पड़ती है, वहां से उसका एक मानसरोवर अभिलेख मिला, जेम्स टोड को मिला था। 713 ईस्वी का अभिलेख है। 4 राजाओं के नाम है इसमें, उसके पूर्वजों के नाम है महेश्वर, भीम, भोज और मान। और मान ने सरोवर बनाया इसलिए नाम है मानसरोवर। तो इसने अभिलेख लगवा दिया, इसने जब वो तालाब वहां पर बनवाया था अभिलेख लगवा दिया उसके पास में, और उसमें अपने 4 पूर्वजों के, अपने समेत 4 पूर्वजों के नाम लिख देता है, महेश्वर, भीम, भोज और मान। जेम्स टोड को अभिलेख मिला था। टोड जब लंदन जा रहा था तो बीच में टूट गया था, तो समुद्र में फेंक के चला गया था इस अभिलेख को। पर हमें जानकारी वो अपनी किताब में देता है कि मेरे को ऐसा ऐसा का अभिलेख मिला। अब 713 के अंदर यहाँ पर यदि मान था तो कोई बड़ी बात नहीं कि 734 में बापा रावल उसी को हराकर यहाँ पर कब्जा कर लेता है। तो ये भी एक सही बात है अपने आप। फिर मौर्यों का एक अभिलेख अपने को मिलता है कणसवा।
शिव जी का मंदिर है, कणस्वा शिवालय अभिलेख मिला एक कोटा से। 738 ईस्वी का अभिलेख। इसमें फिर एक मौर्य राजा का नाम है, वो मौर्य राजा धवल। मौर्य राजा धवल की जानकारी मिलती है, और ये राजस्थान में मौर्यों के बारे में अंतिम जानकारी है। इसके बाद में हमें मौर्यों के बारे में कोई भी जानकारी राजस्थान के अंदर नहीं मिलती। तो ये भी थोड़ा सा याद रख लेना भाई कि कणस्वा शिवालय अभिलेख कब का है, तो 738 ईस्वी का। तो परवर्ती मौर्यों के बारे में लेटर जो मौर्यास थे, जो राजस्थान में रह गए थे, उनकी थोड़ी जानकारियां हैं। कुमारपाल प्रबंध कहती है कि चित्रांग मौर्य ने चित्तौड़ किला बनाया, से चित्रकूट दुर्ग कहा जाता और चित्रंग तालाब बनाया था। मानसरोवर अभिलेख 713 का कहता है कि राजा मान ने यहाँ पर मानसरोवर तालाब बनवाया था, जिसके 3 पूर्वज पहले महेश्वर, भीम और भोज के नाम मिलते हैं। जमस्टोड को अभिलेख मिला था, लंदन जाते समय समुद्र में फेंक के चला गया था। 738 ईस्वी का कोटा में कणस्वा शिवालय, शिवालय मतलब शिव जी के मंदिर का एक अभिलेख मिला है। इसमें मौर्यों के राजा धवल का नाम मिलता है, और ये राजस्थान में उनके बारे में अंतिम जानकारी। इसके बाद मौर्यों का कोई भी नाम लेवा अपने राजस्थान में नहीं था। तो एक बड़ा सेंटर तो बेराट, और फिर ये परवर्ती मौर्य, लेटर मौर्यास जो थे, उनके बारे में अपने को क्या क्या जानकारी। अब मौर्यों के बाद में क्या हो, मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में अपने यहां पर कई वंश आ गए थे। इंडो ग्रीक आ गए थे, आपके शक आ गए थे, कुषाण आ गए थे, इधर अपने सुंग थे, कण्व थे, सातवाहन थे, साउथ इंडिया में चेर थे, चोल थे, पांड्य थे। अपने उत्तर पश्चिमी भारत ऊपर वाले इलाके में इंडो ग्रीक थे, शक थे और कुषाण थे। बीच वाला जो सेंट्रल इंडिया, इसके अंदर सुंग थे, कण्व थे और सातवाहन थे। एक थेड साउथ के अंदर जाके अपने चेर, चोल और पांड्य हुआ करते थे। तो भारत खंडित था, तो किसी एक वंश का नाम ले नहीं सकते। तो आप